ठीक है, वैदिक संस्कृति। पहले बहुत अच्छे से हम इस वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति को समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज जल्दी से आ जाइएगा। ठीक है, इसी को आप वैदिक सभ्यता भी बोल देते हैं और कई बार इसको हम आर्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चे, कई बार हम इसको आर्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति एवं आर्य संस्कृति, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप सभी का, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी अभी तक आपके ठीक है विषयों में हो चुका है उस पर आप पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी मेहनत के साथ जो है ना, उनको आप क्लियर कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप उसे क्लियर कर रहे होंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद कर सकता हूं। आइए, सबसे पहली बात, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग सारी चीजों को सुनेंगे। ठीक है, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत राधे राधे। प्लीज एक बार सब लोग आ जाइए। ओके, चलिए राम राम। ठीक है, कहानी स्टार्ट होती है सिंधु सभ्यता के पतन के बाद। किसी को भी नहीं पता कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ कैसे। सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में दो तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है कि आकस्मिक पतन हुआ। आकस्मिक पतन का मतलब है कि कोई बाढ़ आई और पूरी की पूरी सभ्यता बह गई। बहुत बड़े स्तर पर कुछ ऐसा हुआ जैसे कि कोई वाह्य जनजाति ने आक्रमण कर दिया, जो कि एक योद्धा जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति थी, और सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाइव नहीं कर सके, इसलिए पूरी की पूरी सभ्यता ही समाप्त हो गई, खत्म हो गई, तहस नहस हो गई। ठीक है, दूसरा कमी खास का कि भाई सिंधु सभ्यता का पतन आकस्मिक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ है। जैसे धीरे धीरे हुआ है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन के कारण एक सिंधु सभ्यता के लोग वहां से मूव कर गए, उन्होंने कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। दूसरा अनुमान ये लगाया जाता है कि वो चित्र अब व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी या महत्वपूर्ण नहीं रहा, तो इसलिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने कहीं और जाना एक बेहतर समझा। लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता के बाद, सिंधु संस्कृति के बाद जिस सभ्यता अथवा जिस संस्कृति का जन्म हुआ उसको हम वैदिक संस्कृति अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस सभ्यता या संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। इस सभ्यता या संस्कृति के बारे में जो जानकारी का स्रोत है मेरे प्यारे बच्चे, वो जानकारी का स्रोत है वैदिक साहित्य। तो इसलिए इसको वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता भी बोल देते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य से हमें इस संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। और इस संस्कृति के जो प्रणेता थे, मतलब जिन्होंने इस संस्कृति को स्थापित किया, वो अपने आप को आर्य कहते थे। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, आदरणीय। ठीक है, तो इसलिए ये आर्य संस्कृति भी कहलाई। अभी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता या आर्य संस्कृति को हम दो भागों में बांटते हैं। एक पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक संस्कृति, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम उत्तर वैदिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। पूर्व वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। ठीक है, हम इसको दो भागों में बांटते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें कि वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का जो काल है वह 1500 से 600 ईसा पूर्व है। मेरे प्यारे बच्चे, कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व है ओवरऑल। तो इस सभ्यता, इस संस्कृति का जो पूरा टाइम पीरियड है। लेकिन ये जो पूर्व वैदिक संस्कृति है या पूर्व वैदिक काल है, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व यह समय रहा होगा। ठीक है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व यह समय रहा होगा। 1000 से 600 ईसा पूर्व ये समय रहा होगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता एक सिंगल सा भी कोई डाउट तुम्हें होगा। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। मैंने बोला कि सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जो संस्कृति पनपी उसको वैदिक संस्कृति अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। इस काल के विषय में मेरे प्यारे बच्चे बोलो, जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। क्योंकि इस काल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है, क्योंकि इस काल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य होने की वजह से इसको वैदिक संस्कृति भी कह दिया जाता है ना बच्चे। चलिए, अब सबसे प्रमुख प्रश्न ये है कि साहब हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत किस किस को शामिल करते हैं? हम किसको शामिल करेंगे? ठीक है, कौन कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत आएगा? तो जब आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा मेरे प्यारे छोटे बहन भाई, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम वेद को शामिल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? वेद आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है, तो वेद को शामिल करेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण को शामिल करेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण को शामिल करेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम आरण्य को शामिल करेंगे, और इसके अंतर्गत हम उपनिषद को शामिल करेंगे। उपनिषद को, ठीक है, इनको शामिल करेंगे हम। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। अब वेद, एक वेदों के अंतर्गत 4 ग्रंथ आएंगे, 4 टेक्स्ट आएंगे। इसमें सबसे प्राचीन कौन है बच्चे? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद फिर यजुर्वेद है, इतना तो आप जानते होंगे। यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बाद फिर सामवेद है, और सामवेद के बाद जो है आपका वह अथर्ववेद है। सामवेद के बाद कौन है? अथर्ववेद है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार आपको बताता हूँ, सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। मैंने क्या बोला कि सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस संस्कृति, जिस सभ्यता का उदय हुआ उसको वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्यों बच्चे? इसलिए वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है क्योंकि बच्चे इस काल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है। ठीक है, इसको आर्य संस्कृति भी कहते हैं। आर्य संस्कृति क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि भैया जी इसके प्रणेता अपने आप को आर्य कहते थे। इसके प्रणेता कहते थे कि हम आर्य हैं। ठीक है, प्रणेता मींस इस संस्कृति को स्थापित करने वाले लोग आर्य कहते थे। अब आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कितनी बार पूछा गया कि आर्य का शाब्दिक अर्थ। तो जब भी आपसे पूछा जाए आर्य का शाब्दिक अर्थ, तो आप कहेंगे भैया जी इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन और आदरणीय। आदरणीय तो श्रेष्ठ है, मतलब ये नस्ली श्रेष्ठता की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आर्य किसकी? नस्ली श्रेष्ठता की। इसलिए आर्य संस्कृति वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैदिक साहित्य से हमें देखिए इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हमें इस काल के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए वैदिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप आएंगे सबसे पहले पूर्व वैदिक संस्कृति पर। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृति में अंतर क्या है आप पूछना चाहेंगे? देखो बच्चे, अंतर ये है कि जो इस संस्कृति के आर्य हैं, पूर्व वैदिक संस्कृति के, इनका मुख्य निवास स्थान था सप्त सिंधु प्रदेश। कैसे?
कि आर्य मध्य एशिया से कई शाखाओं में होते हुए ईरान पहुंचे, ईरान से वो अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान से कई खेपों में वो भारत के पंजाब वाला जो क्षेत्र है, जो पश्चिम उत्तर वाला क्षेत्र है, वो वहां पर आकर बसे। जिस क्षेत्र में वो आकर बसे वो बेटा 7 नदियों का क्षेत्र है। 7 नदियां मींस सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु और सरस्वती। तो 7 नदियों के प्रदेश के कारण उसको सप्त सेंटर प्रदेश कहा गया। अब ये जो लोग हैं, ये जो आर्य हैं, इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, क्योंकि गाय को ये सबसे पवित्र मानते थे और गाय के लिए ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया। अगन्या का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, न मारे जाने योग्य पशु, ऐसा पशु लेकिन जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, उसको अगन्या के नाम से जानते हैं, जिसके नाम से अगन्या। ठीक है, पशुपालन, लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए कृषि कर्म का बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ। ये वाला जो आर्य है मेरे प्यारे बच्चे, ये धीरे धीरे सप्त सेंटर प्रदेश से गंगा यमुना के दोआब में जाने लगा। सप्त सेंटर प्रदेश से गंगा यमुना के दोआब में जाने लगा। ठीक है, गंगा और यमुना उनसे धीरे धीरे परिचित हुआ, ये बड़ा स्वाभाविक है। साथ ही साथ लोहे का विकास हो गया था इस समय तक, या लोहे का प्रयोग का ज्ञान हो गया था, तो इसलिए पशुपालन के स्थान पर इस वाले आर्य ने कृषि को अपनाया। ठीक है, इसने कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया। क्लियर है, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, इनको था। प्रमुख व्यवसाय इनका पशुपालन है और इनका क्या है बच्चे, कृषि है। इनका जो प्रदेश है वो सप्त सेंटर प्रदेश है और ये गंगा यमुना के मैदान में आकर बसे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिस्ट बना लेता हूँ। पशुपालन मतलब व्यवसाय, माफ करना। ठीक है, व्यवसाय कि भाई इन दोनों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। ठीक है, तो व्यवसाय एक बार और आएगा, है ना बच्चे, तो व्यवसाय। इसके बाद देखिए इनका जो भौगोलिक रीजन है, जिन क्षेत्रों में आकर बसे, भौगोलिक प्रदेश, जिन क्षेत्रों में आकर बसे, जिन क्षेत्रों में बच्चे ये रहे थे, तो इनका प्रमुख क्षेत्र था जहां पर इन्होंने अपना विकास किया। भौगोलिक प्रदेश, जिन क्षेत्रों में आके बसे थे, भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, व्यवसाय, व्यवसाय, भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, दो चीजें बच्चे प्रमुख है। ठीक है, और एक करेंगे, ये चार चीजें अंतर स्पष्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे इनका व्यवसाय क्या है बच्चे, पशुपालन। ठीक है, और आप लिख लेना वहीं पर। ठीक है, इन नोट्स के अलावा भी आप ठीक है साथ के साथ लिखते हुए चला करो। पशुपालन और गाय को अगन्या, ये है ना, पूर्व वैदिक काल में गाय को अगन्या मतलब न मारे जाने योग्य कहा गया है, पशु। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय बच्चे कृषि है। अच्छा, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि क्यों हुआ, है ना, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये गंगा यमुना के प्रदेश में निवास कर रहे हैं, गंगा यमुना के प्रदेश में। और जबकि ये किस क्षेत्र में आकर बसे थे सबसे पहले, सप्त सेंटर प्रदेश में। अफगानिस्तान से होते हुए बच्चे ये भारत कई खेपों में आए और जो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम का क्षेत्र है, सप्त सेंटर प्रदेश, उस क्षेत्र में आकर बसे। जानकारी का प्रमुख स्रोत इनके बारे में जानकारी कौन देता है मेरे प्यारे बच्चे, ऋग्वेद। और इनके बारे में जानकारी आपको बाकी के सभी वेद देंगे, जैसे यजुर्वेद से मिलेगी, इसके बारे में जानकारी आपको सामवेद से मिलेगी, इसके बारे में जानकारी मेरे प्यारे बच्चे आपको अथर्ववेद से मिलेगी, इसके बारे में जानकारी आपको ब्राह्मण ग्रंथों से मिलेगी, इसके बारे में जानकारी आपको आरण्यक से मिलेगी, इसके बारे में जानकारी आपको उपनिषद ग्रंथों से मिलेगी, उपनिषद ग्रंथों से मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए धातु का ज्ञान, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग मिलता है, मैंने आपको बताया था, जिसका अर्थ होता है तमा, अयस। जबकि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के अयस मिलेंगे उत्तर वैदिक काल में, एक मिलेगा लोहित और एक मिलेगा श्याम। जो लोहित अयस होगा उसका अर्थ होगा तामा, और जो श्याम अयस होगा, बताया था ना बच्चे, श्याम और कृष्ण अयस होगा उसका अर्थ होगा लोहा। तो मतलब इनको लोहे का पर्याप्त नॉलेज था, लोहे की जानकारी थी, लोहे का बहुत अच्छे से ये प्रयोग करना सीख गए थे। अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ठीक है, ऐसे बच्चे बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में लोहे के प्रयोग के बड़े स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लोहे के प्रयोग के बड़े स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, हाँ, इतना बहुत है और ये बहुत आराम से आपको दिख रहा है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा, यस यस यस, वेरी गुड। तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये मैंने आपको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैंने आपको समझाया और मैंने एक चैप्टर की शुरुआत की है। एक बार फिर से हम समझेंगे कि है क्या। ठीक है, वैदिक संस्कृति ऑब्लिक सभ्यता। वैदिक संस्कृति ऑब्लिक सभ्यता को हम किसके नाम से भी जानते हैं, वैदिक संस्कृति ऑब्लिक सभ्यता को मेरे प्यारे बच्चे हम आर्य संस्कृति ऑब्लिक आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वैदिक संस्कृति से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कृति के प्रणेता आर्य थे, इस संस्कृति के प्रणेता आर्य थे, इस कारण से इसको, ठीक है, हम, ठीक है, आर्य संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति को आर्य संस्कृति क्यों, क्योंकि इस संस्कृति के प्रणेता आर्य थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, आदरणीय। वैदिक संस्कृति क्योंकि इस काल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को शामिल करते हैं और वेदों में हम, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, वेदों में हम सामवेद, वेदों में हम सामवेद, सामवेद और बचे अथर्ववेद को शामिल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या अंतर है मैंने आपको बताया। देखो, आर्य कई शाखाओं में या कई खेपों में, ठीक, आज का जो पंजाब है वहां पर आकर बसे, उसको सब सेंटर प्रदेश कहा जाता था। और लगभग आप ये कह सकते हो बच्चे कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मोटा-मोटा 400-500 सालों तक उन्हीं क्षेत्रों में रहे। ठीक, लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए पशुपालन जो है वो इनका प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, और वो स्पष्ट हमें दिखता भी है। लेकिन जैसे इनको लोहे का ज्ञान हुआ और लोहे का ज्ञान होने के बाद फिर इन्होंने देखा कि पूर्व में एक बहुत बड़ा उर्वर क्षेत्र पड़ा है, बहुत बड़ा गंगा यमुना का विशाल मैदान पूर्व में, और जो कि पूरी तरह से जो है ना अभी आप ये कह सकते हैं कि ठीक ना खाली पड़ा हुआ है और वहां पर अभी किसी का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो उर्वर है क्योंकि वो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा फिर लगातार सिंचित हो रहा है। हाँ, लेकिन उस क्षेत्र विशेष पर वन खड़े हुए हैं, तो हम इन वनों को तोड़ देंगे, हम इन वनों को काट देंगे, इनको हटा देंगे और हम उन क्षेत्रों पर कृषि करने लग जाएंगे। इसको लोहे का ज्ञान हो चुका है। ठीक है, तो इसने तुरंत अपना प्रसार स्टार्ट किया और जैसे इसने अपना बच्चे आर्य ने प्रसार स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये सप्त सेंटर प्रदेश से गंगा यमुना के मैदान पर आ गया। सप्त सेंटर प्रदेश से गंगा यमुना के मैदान पर आने के कारण बच्चे इसने वहां पर खेती करना स्टार्ट किया और धीरे 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 खेती करने के कारण आर्थिक संपन्नता आई और कालांतर में वो आगे चल के नगरों का विकास भी कर लेगा। यहाँ पे क्लियर एक बात हम सब करो। ठीक है, तो ये कहानी है, ये कहानी के तौर पर मैंने आपको बताया। ये एलटी ग्रेड टीचर है, ये कह रहे हैं इतना सर, इतना ब्यूटीफुली पढ़ाने से एग्जाम कैसे क्रैक होगा। तुम यार, तुम पता है तुम लोग पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हो। ठीक है, पीसीएस का प्रश्न उठा के देख लो, पीसीएस से ज्यादा तो नहीं टफ आएगा तुम्हारा एलटी ग्रेड, यूपीएससी से तो ज्यादा टफ नहीं होगा ना तुम्हारा एलटी ग्रेड। ठीक है, यूजीसी से तो ज्यादा टफ नहीं होगा ना, यूजीसी से ज्यादा नहीं होगा ना। ठीक है, हिस्ट्री के आप उठा के देख लो, अगर एक भी क्वेश्चन ठीक यहाँ से बाहर मिल जाए आपको, तो तुम क्या मतलब, तुम्हें मैं कहानी की तरह लिखवाऊं ये सारी चीजें, भाई तुम्हें समझना है ये। ठीक है, एक चीज को मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे कि अब मैं सारी चीजें तुम्हें सजा के दे दूं खाली में।
ठीक है जी, ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है जी, ये बात सभी को समझ में आई? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने के क्रम में हम समझेंगे। ये एलटी ग्रेड टीचर जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस क्लास में बने रहना। 1-2 प्रश्न मैं बीच में पूछूंगा तुमसे। ठीक है, मैं देखूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा वास्तव में कि तुम्हें कितनी नॉलेज है, क्योंकि ऐसे जो है ना कमेंट करना बड़ा आसान होता है और तुम लोग पूरी क्लास को जो है ना पूरी क्लास को तहस-नहस कर देते हो। पूरी क्लास। चलिए आइए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे वैदिक साहित्य बच्चे। ठीक है, आएंगे चलो। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक टेक्स्ट। ठीक है यार, वैदिक लिटरेचर, वैदिक टेक्स्ट, वैदिक साहित्य। सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस करना। देखो वैदिक साहित्य, ये जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? मैं जस्ट बताया, वेद को, ब्राह्मण को, आरण्यक को, उपनिषद को। ठीक है, इनको हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। बोलो करते हैं नहीं? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि वैदिक साहित्य को आप और किस नाम से जानते हैं? तो वैदिक साहित्य को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। श्रुति, श्रुति का मतलब है कि ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा के द्वारा सुना गया और परमात्मा के द्वारा सुनने के बाद जो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर, ठीक है, श्रवण और संरक्षण के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर जैसे परमात्मा से सुना गया, ठीक है, फिर गुरु ने अपने शिष्य को, उसने फिर अपने शिष्य को, उसने फिर अपने शिष्य को, इसको कहेंगे श्रवण, ठीक है ना, और संरक्षण की प्रक्रिया। तो मतलब सुन के संरक्षण करना और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ज्ञान ट्रांसफर होने लगा और इसी परंपरा को आगे ये बढ़ाता हुआ चला गया। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। क्योंकि इसको क्यों कहा जाता है श्रुति ग्रंथ मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा से सुना गया हो और गुरु शिष्य परंपरा से जिसको आगे बढ़ाया गया हो। ठीक है, वैदिक साहित्य को मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ, वैदिक साहित्य को श्रुति ग्रंथ कहा गया, कहा गया अर्थात ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा से सुना गया हो, परमात्मा से सुना गया हो और गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर आगे बढ़ाया गया हो, आधार पर जिससे बच्चे आगे बढ़ाया गया हो, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर जिसको आगे बढ़ाया गया हो। तो एक ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा से सुना गया हो, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर आगे बढ़ा गया हो। अब वैदिक साहित्य के अंतर्गत किस-किस को शामिल करेंगे? मुझे बताएंगे आप? तो सर ठीक है, अभी तो जस्ट तुमने बोला है कि भाई वेद को शामिल करेंगे, ब्राह्मण को शामिल करेंगे, आरण्यक को शामिल करेंगे हम इसके अंतर्गत, और हम इसके अंतर्गत बच्चे उपनिषद को शामिल करेंगे। किसको शामिल करेंगे? उपनिषद, उपनिषद को। और फिर आगे चल के कालांतर में आप सभी को पता है कि भाई वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है और वो कह रहा है कि इतना ब्रीफली। अरे मेरे भाई आगे बढ़ तो सही अभी। अथर्ववेद आगे बढ़ मेरे भाई अभी। अभी क्या है? ठीक है, नेट क्वालीफाई हो मेरे प्यारे बच्चे हिस्ट्री में और इतना ही पढ़ के हुआ हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं? अच्छा, अब वैदिक साहित्य को तो हम श्रुति ग्रंथ कहते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में तो भैया जी वेद भी है, ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। अब हम स्पेशली वेदों के बारे में बात करेंगे। वेद, ठीक है, कहा जाता है कि वेद अपुरुषेय हैं। अपुरुषेय, अपुरुषेय मतलब क्यों? क्योंकि साहब इनकी रचना पुरुषों ने की नहीं है, तो परमात्मा के द्वारा लिखे गए हैं। शायद ऐसा इसलिए कह दिया गया क्योंकि वेदों में लिखी हुई जो बातें हैं उनको लोग बहुत सीरियसली फॉलो करें, उन पर किसी भी तरह का कोई तर्क ना करें। ठीक है, तो जब एक परमात्मा का नाम आ जाता है तो लोग ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो कर देते हैं। चलो ठीक है, वेदों को अपुरुषेय कहा जाता है, इतना ही नहीं, वैदिक साहित्य को श्रुति ग्रंथ कहा जा रहा है और स्पेशली वेदों को अपुरुषेय कहा जा रहा है। स्पेशली वेदों को क्या अपुरुषेय कहा जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है? और पूरे वैदिक साहित्य को श्रुति ग्रंथ कहा जा रहा है। वेदों को संहिता भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें मंत्रों का उल्लेख है, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है ना? क्लियर है? अब ये जितने भी मेरे प्यारे बच्चे वेद हैं आपके, ठीक है, इन सभी की भाषा वैदिक संस्कृत है, वेदों की भाषा। और मैंने बताया संहिता भी कहते हैं और उनकी संख्या 4 है। सबसे पुराना जो है वह ऋग्वेद है और ऋग्वेद पूरे वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद पूरे वैदिक साहित्य में मतलब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण में भी बच्चे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण होंगे, आरण्यक में भी ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक होंगे, यजुर्वेद से संबंधित होंगे, मतलब सब में सबसे बड़ा आपका ऋग्वेद है, सबसे बड़ा ऋग्वेद है। आई बात समझ में? चलिए, तो देखो मैंने बोला वेदों को अपुरुषेय कहा जाता है। अपुरुषेय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चे वेदों को अपुरुषेय? क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा रचित है बच्चे, ऐसा इसलिए परमात्मा रचित है, परमात्मा ने, सीधे ईश्वर ने इनको रचा है इसलिए, है ना? अच्छा, इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। इनकी भाषा बच्चे कैसी है? बोलो। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। ठीक है, पहली बात। दूसरे बच्चे, इनको संहिता भी कहा जाता है। संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई कि साहब, क्योंकि इनमें मंत्रों का उल्लेख है तो इसलिए इनको संहिता। और कितनी है? देखिए संख्या अभी तो आप सबको पता है कि भाई संख्या 4 है। अब बच्चे हुआ क्या कि जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो विद्वान थे, ठीक है, उन्होंने शुरुआत में केवल वेदों को, ठीक है, उन्होंने बेटा शुरुआत में वेदों की संख्या को 4 मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वेद तो 3 है। आप कहेंगे क्या सर? कि जी हाँ। ठीक है, शुरुआती जो ऋषि मुनि, उन्होंने वेदों की संख्या को 4 मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने अथर्ववेद को वेद नहीं माना। और अथर्ववेद को वेद ना मानने के पीछे कारण ये था, उनका मानना था कि इसमें लौकिक ज्ञान बहुत है, मतलब तंत्र मंत्र वशीकरण। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं तंत्र मंत्र वशीकरण नहीं है। ठीक है, उसमें बेटा आयुर्वेद के भी गुण हैं और उसमें जो है ना आपके ज्योतिषी और गणित के भी उसमें थोड़ा बहुत समावेश है। उसमें कृषि और उससे संबंधित, ठीक है, प्रक्रिया का भी वर्णन है। उसमें समाज के बारे में भी है, संस्कृति के बारे में भी, धर्म के बारे में भी है, राजनीति के बारे में भी है, अथर्ववेद में सबके बारे में है। लेकिन जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सारी चीजें जो है इसको लेकर, ठीक है, शुरुआती विद्वानों ने नहीं माना, शुरुआती ऋषियों ने नहीं माना अथर्ववेद को। लेकिन फिर बाद में, ठीक है, अथर्ववेद की मान्यता बड़ी लोगों में। उत्तर वैदिक काल में लोग लौकिक जीवन में अथर्ववेद का प्रयोग करने लगे, अथर्ववेद को अपनाने लगे और इस तरह से फिर अथर्ववेद को भी बाद में चलकर एक वेद के रूप में स्थापित कर लिया गया। तो शुरुआत में वेदों की संख्या 3 मानी गई थी। ठीक है, तो इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद
और सामवेद। तो बेटा शुरुआत में वेदों की संख्या 3 मानी गई। अब चूंकि शुरुआत में वेदों की संख्या 3 मानी गई तो इनको किस नाम से, वेदत्रयी नाम से पुकारा गया, इनको वेदत्रयी नाम से जाना गया, वेदत्रयी नाम से। फिर बात कर लिए तो बच्चे अब ये वेद चातुष्टय कहलाए गए, चातुष्टय कहलाए गए, क्या कहलाए गए, चातुष्टय कहलाए गए वेद, चातुष्टय कहलाए गए। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि वेदत्रयी के अंतर्गत निम्न में से किन किन वेदों को शामिल किया जाता है, ये पूछा जाएगा कि भाई वेदत्रयी के अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाएगा, तो आप कहेंगे वेदत्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। जब वेद चातुष्टय हो गई तो हमने उसमें अथर्ववेद को भी शामिल कर लिया, ठीक है। तो शुरुआत में 3 वेद माने गए थे, ठीक है, इसलिए वेदत्रयी कहा जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ भाई, शुरुआत में 3 ही वेद माने गए थे, शुरुआत में 3 ही वेद माने गए थे, 3 ही वेद माने गए थे, ठीक है। जिस कारण इन्हें वेदत्रयी कहा गया। मेरे आ रही है ना बात समझ में, इस कारण ने वेदत्रयी। तो बाद में इसको जब अथर्ववेद को भी शामिल किया तो अथर्ववेद को शामिल करने के बाद फिर इनकी संख्या कितनी हुई बच्चे, ठीक 4 हुई, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया हमें, लेकिन अब हमें थोड़ा सा समझना है कि भाई ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद क्या है, ठीक है। ये मुझे आपको समझाना है कि आखिर ये है क्या, ये सब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, आखिर ये कौन सी चीज है। तो देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। आप सभी लोग हाई स्कूल पास करके आए होंगे, इंटर भी पास करके आए होंगे, फिर आपने ग्रेजुएशन भी की होगी, है ना। चलो आपने देखा होगा आपकी सिलेबस की बुक होती है स्टैंडर्ड बुक, हम सब जानते हैं सिलेबस की जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें पोइट्री होती है, ठीक है, प्रोज होती है इंग्लिश में, ठीक है। और अगर आप मैथ से रहे हैं तो फिर उसमें मैथ भी होती है, ठीक है। हिंदी में आपकी बहुत सारी गद्य और पद्य, काफी सारी किताबें होती हैं। तो या तो आप उन्हें पढ़िए और उनको पढ़कर बहुत अच्छे से जो है ना अपने सिलेबस को कंप्लीट करके आप एग्जाम देने के लिए जाइए, जो कि कोई भी नहीं करता हो। हम क्या करते हैं, उनकी गाइड ले लेते हैं। ऐसा होता है कि गाइड का मतलब क्या होता है कि उसका सरल और संक्षिप्त रूप होता है गाइड में। तो जो भी आपकी पोइट्री और प्रोज और जो भी आपका गद्य पद्य और जितनी भी आपकी, ठीक है, उसमें पोइम्स हैं वगैरह वो सब, तो उसका सेंट्रल आइडिया, उसका भाव, उसका अर्थ, उसका निष्कर्ष, वो सब आपको उन गाइड में मिल जाएगा बड़े संक्षिप्त रूप में। हम गाइड को पढ़ के चले जाते थे और गाइड को पढ़कर यार हम पास भी हो जाते थे, आप सभी को पता है, अच्छे मार्क्स भी आते थे। तो ये जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है ना, ये वेदों की गाइड है। मैंने क्या बोला, ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये वेदों की गाइड है। ये वेदों के सरल और संक्षिप्त रूप है, क्योंकि वेदों की भाषा कैसी है, वैदिक संस्कृत है। इनकी भाषा जो है ना, वह वैदिक संस्कृत जितनी कठोर नहीं है, आमतौर पर इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है, जो आम लोगों के समझ में आए, जो आम लोगों के द्वारा अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो, ठीक है ना बच्चे, राइटेबल हो। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे ऋग्वेद का पूरा सेंट्रल आइडिया, ठीक है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में रख दिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये अलग-अलग पब्लिकेशन है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले जैसे आपका ऋग्वेद है, तो आपके ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण भी होंगे, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक भी होंगे, ऋग्वेद से संबंधित आपके उपनिषद भी होंगे। ऐसे ही आपका यजुर्वेद है, तो मेरे भाई आपके यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण भी होंगे, यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक भी होंगे और यजुर्वेद से संबंधित आपके उपनिषद भी होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका फिर सामवेद है, तो सामवेद से संबंधित मेरे भाई आपका आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद तीनों होंगे। और फिर इसके बाद अथर्ववेद होगा, तो अथर्ववेद से संबंधित भी ये होंगे। तो चलो ये क्या है आपके भैया, ठीक है, ये विषय है, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, ये विषय है, ठीक है ना। अब हिस्ट्री विषय के एक प्रकाशन है जिसका नाम है, एक पब्लिकेशन है जिसकी गाइड है, तो उस पब्लिकेशन का नाम है ब्राह्मण। तो हिस्ट्री विषय की एक गाइड बनाई, ठीक है ना, ब्राह्मण ने, ब्राह्मण पब्लिकेशन है, तो हिस्ट्री विषय की गाइड बना दी ब्राह्मण पब्लिकेशन ने, ठीक है। ये विषय है, हिस्ट्री विषय की गाइड बना दी ब्राह्मण पब्लिकेशन ने, ठीक है। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको ब्राह्मण पब्लिकेशन की गाइड समझ में नहीं आ रही तो फिर आप आरण्यक पब्लिकेशन की गाइड से पढ़ सकते हैं। जैसे होता था ना 10th 12th में एक विद्या चलती थी, एक मास्टर माइंड चलती थी, शायद आज भी चलती होंगी, हमारे जमाने में चलती थी, है ना। तो हमको एक गाइड अगर कोई समझ में नहीं आई, अगर हमें, ठीक है, एक बुक समझ में नहीं आ रही तो फिर हम दूसरी गाइड ले लेते थे। तो ऐसे ये क्या है, ये सभी, ठीक है, इन वेदों के सरल और संक्षिप्त रूप है और सभी दावा कर रहे हैं कि साहब, ठीक है, हमने बहुत अच्छा लिखा है, हमने वेदों की एकदम सटीक, संक्षिप्त और एकदम लौकिक संस्कृत में व्याख्या किया, आप हमें खरीदो, आप हमें पढ़ो। तो ये पब्लिकेशन है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और ये अलग-अलग दावा करते हैं। ब्राह्मण पब्लिकेशन क्या दावा करता है कि साहब, ठीक, मैं तो ब्रह्म से प्राप्त ज्ञान हूं। ब्राह्मण कहता है कि हमारा पब्लिकेशन सबसे बेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये तो सीधे हमने ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त करके लिखा है। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म से प्राप्त ज्ञान, ये दावा कर रहा है। ब्राह्मण कह रहा है कि हमें लो, क्यों, क्योंकि हम तो सीधे ब्रह्म से प्राप्त ज्ञान है, इसलिए आपको हमें पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऋग्वेद पढ़ना है तो आप ओरिजिनल ऋग्वेद मत पढ़ो, जैसे अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप ओरिजिनल हिस्ट्री मत पढ़ो, आप हमारी पब्लिकेशन की गाइड खरीद के हिस्ट्री पढ़ो, उसमें सरल और संक्षिप्त रूप में है वर्जन, ठीक है। फिर दूसरा पब्लिकेशन कह रहा है नहीं, इसकी मत पढ़ो, आप हमारा पब्लिकेशन लो, आप हमारी पब्लिकेशन की पढ़ो, आरण्यक। और तीसरा बोला ये सब बकवास है, आप हमारा पब्लिकेशन लो, सबसे बेस्ट है, हमारी पब्लिकेशन में वही तार्किक व्याख्या की गई है। और सब बता रहे हैं कि ना, अपने सोर्सेस बता रहे हैं, वो कह रहा है कि हम तो ब्रह्म से प्राप्त ज्ञान है, वो कह रहा है कि हम तो वन में रहने वाले आरण्यक के द्वारा लिखे गए हैं। जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि होते हैं, आरण्यक, जो सालों से तपस्या कर रहे हैं, द्वारा रचित है, वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा रचित है। हम ब्रह्म से प्राप्त ज्ञान है। और उपनिषद का मतलब होता है बच्चे, उप का मतलब होता है निकट, उप का मतलब होता है निकट, निह का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक बैठकर, निह का मतलब क्या होता है बेटा, निष्ठा पूर्वक बैठकर, सॉरी निष्ठा पूर्वक, निह का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठकर, सद का मतलब होता है बैठकर। तो ऐसा ग्रंथ जो गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर लिखा गया उसको उपनिषद कहेंगे। तो उपनिषद मींस गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर लिखा गया ग्रंथ। क्लास में याद हो रहा है ना बच्चे, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर लिखा गया ग्रंथ, बैठकर लिखा गया ग्रंथ, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर लिखा गया। उम्मीद करता हूं तो सब दावा कर रहे हैं, मतलब सब बता रहे हैं कि तुम हमारा खरीदो, तुम हमारा खरीदो, जैसे कोचिंग सेंटर्स दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन, हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन, ये सब। लेकिन देखो आपसे क्या पूछा जाएगा, इनका अर्थ पूछा जा सकता है दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण किस पर आधारित है। तो बेटा ब्राह्मण इन सभी वैदिक ग्रंथों की कर्मकांड पर व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण इन सभी वैदिक ग्रंथों की कर्मकांड पर व्याख्या करते हैं, ब्राह्मण इन सभी वैदिक ग्रंथों की कर्मकांड पर व्याख्या करते हैं। आरण्यक इन सभी वैदिक ग्रंथों की उपासना परक व्याख्या करते हैं, उपासना परक। और उपनिषद इन सभी वैदिक ग्रंथों की ज्ञान परक व्याख्या करते हैं। तो जो भारतीय प्राचीन दर्शन है वो उपनिषद से निकला है, क्योंकि वो सभी वैदिक ग्रंथों की ज्ञान परक व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो सभी वैदिक ग्रंथों की ज्ञान परक व्याख्या करते हैं।
ये बात मेरे प्यारे बच्चे सभी को समझ में आई? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार प्लीज सब लोग थम्स अप करेंगे। सब लोग थम्स अप करो, ठीक है? बहुत बढ़िया ना। तो ये हो गया ना, ये बात हमारी समझ में आ गई। ये क्या है भैया? ठीक है, ब्राह्मण ब्रह्म से प्राप्त किया, आरण्यक वन में रहने वाले जो लोग हैं, जो वन में रहने वाले जो आरण्यक हैं, उनके द्वारा रचित है। ठीक है, वन में जो रहते हैं, जो अरण्य में रहने वाले, ठीक है, जो कई सालों से तपस्या कर रहा है भाई साहब। और उपनिषद मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर लिखा गया ग्रंथ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उपनिषद कहेंगे। मेरी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, यहाँ तक किसी मेरे प्यारे साथी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल भी। ठीक है, ये है, ये मैंने आपको बताया क्या है, क्योंकि पता है हमको, मतलब हम कभी व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाते कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है क्या। हम कभी ये समझ ही नहीं पाते। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊं कि आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद है क्या। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला टॉपिक है हमारा कि भाई आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान, यहां से हमारी शुरुआत होगी भाई, आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बात करेंगे, तो आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में तीन तरह के मत हैं। ठीक है, एक मत कह रहा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, मिडिल एशिया के निवासी थे। दूसरा मत कह रहा है बच्चे, विद्वानों का दूसरा वर्ग है जो कह रहा है कि आर्य यूरोप के निवासी थे। और एक तीसरा मत है, ठीक है ना, जिसका प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया, और वह मत कहता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। मुझे एक सेकंड का समय देना बच्चे। ठीक है, एक्चुअली आपके कोर्स में है क्या, आपके वो जो कोर्स है उसमें जी सिंधु सभ्यता की जो क्लासेस है उसमें वैदिक संस्कृति हेडिंग डली है, उसमें वैदिक संस्कृति हेडिंग डली है ना। मैं पहले उसको ठीक कर देता हूँ। मतलब मैं तो ठीक नहीं कर पाऊंगा, मैं बता देता हूँ अभी, फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, जब तक आप देखो आपके समझ में है सारी बातें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था ग्रुप में, एक बच्चा ग्रुप में बोला कि क्या सिंधु सभ्यता इतनी जल्दी खत्म हो गई? उसने ऐसे देख लिया होगा कि सिंधु सभ्यता के तो 2 ही लेक्चर हैं बस, एक अंदर पढ़े नहीं। एक जैसे कि अभी एलटी ग्रेड एक नाम से एक लड़का आ रहा था या लड़की थी पता नहीं, वो कह रहा है कि ऐसी, अरे भाई अभी पढ़ तो सही वैदिक संस्कृति को, तब पता चलेगा। तो आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर बेटा तीन तरह के मत हैं। पहला मत है कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे, दूसरा यूरोप के मूल निवासी, और तीसरा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव। ठीक है, सबसे पहले मैं उत्तरी ध्रुव वाला जो है, ठीक है, इसका प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया इस मत का। बाल गंगाधर तिलक से पहले कोई भी नहीं जानता था इसको, तो इसका प्रतिपादन किया है बाल गंगाधर तिलक साहब ने, इस मत का तिलक साहब ने किया। कैसे बच्चे? उनकी एक पुस्तक आई 1903 में, और उस पुस्तक का नाम था द आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास, इन द वेदास। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ना बेटा, द आर्कटिक होम इन द वेदास, इसमें इन्होंने आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी, इस पुस्तक में उन्होंने आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी बताया है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आई सभी को? उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी बताया है कि भाई आर्य कहाँ के थे? आर्य उत्तरी ध्रुव के थे, तो इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में आर्यों को बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी बताया है इस पुस्तक में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, और आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी बताया गया। नो डाउट, नथिंग और नो इश्यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूरोप। ठीक है, इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है बच्चे, तो ये भी कहते हैं कि आर्य जो है वो यूरोप के मूल निवासी थे। ठीक है, एक ये भी वर्ग है। ठीक है, आर्य यूरोप के मूल निवासी आमतौर पर किसने था? यूरोपीय विद्वान थे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आर्य यूरोप के मूल निवासी थे। अब यूरोपीय विद्वान ऐसा क्यों कहेंगे? बेटा, हर एक व्यक्ति, हर एक विद्वान चाहता है कि आर्य जो है वो उसी के क्षेत्र के हों। ठीक है, जैसे ये मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी होती है, वो क्या होती है कि अपने से संबंधित वह किसी को गौरव और श्रेय का अधिकारी बनाना चाहता है। वे अपने से संबंधित को ही गौरव और श्रेय का अधिकारी बनाना चाहता है, दूसरे को वो हीन और निम्न समझता है, नीच समझता है दूसरे को। ठीक है, अपने वंश को, अपनी जाति को, अपने कुल को, अपने लिंग को वो सबसे बेस्ट समझता है। ये एक स्वाभाविक कमजोरी, तो इसलिए विद्वानों का एक वर्ग यूरोप के मूल निवासी थे, क्योंकि वो सारे के सारे विद्वान यूरोप के रहने वाले थे इसलिए। लेकिन विद्वानों का जो दूसरा मत है बच्चे, मध्य एशिया। तो अगर आप, ठीक है ना, आर्कियोलॉजी, यदि आप थियोलॉजी, यदि आप प्लेंटोलॉजी, ठीक, आप इन सभी विज्ञानों की जितनी भी शाखाएं, उन सभी शाखाओं के आधार पर यदि आप निष्कर्ष निकालें ना कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका सबसे अधिक प्रमाण मिलेगा कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो सर्वाधिक मान्य मत जो है वो यही है कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। सर्वाधिक मान्य मत यही है कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, आर्य बच्चे मध्य एशिया, बच्चे मध्य एशिया मतलब आप समझेंगे कि मध्य एशिया क्या है? तो बेटा मध्य एशिया का मतलब जैसे ये जो आपके तान कंट्रीज है ना, ठीक, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की वगैरह, ये मध्य एशियन कंट्री है। तो आर्य मध्य एशिया से मेरे प्यारे बच्चे ईरान आए, ईरान। ठीक है, ऐसा संभव उन्होंने क्यों किया होगा? दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात बच्चे, चारागाह सूख गए होंगे उनके, क्योंकि पशुपालक समुदाय था, पशुपालन करता था, तो चारागाह सूख गए होंगे। या फिर दूसरा क्या हुआ होगा कि उन क्षेत्रों में धीरे 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 करके बच्चे जनसंख्या वृद्धि हुई होगी, और एक समय ऐसा आया कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या विस्फोट हो गया, जैसे कि स्थिति आज की डेट में भारत में चल रही है। अब कोई भी बुद्धिजीवी बच्चे भारत में रहना थोड़ी नहीं चाहता, क्योंकि बताओ, एक भारत में आप ट्रैफिक देख लो, भारत में आप चीज छू छू के देख लो, क्या स्थिति है भारत में। ठीक है, तो सर्वाधिक मान्य मत है कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे, लेकिन मध्य एशिया से वो शिफ्ट क्यों हुए? रीजन क्या है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि वो मध्य एशिया से शिफ्ट होने के लिए मजबूर हुए? तो पहला कारण विद्वानों के द्वारा बताया जा सकता है कि मेरी चारागाह सूख गए होंगे, क्योंकि पशुपालक समुदाय था, पशुपालन करता था, तो चारागाह सूखने के कारण ऐसा हुआ होगा। और दूसरा है कि भाई जनसंख्या वृद्धि के कारण, चलो वो ईरान, और ईरान से बचे वो कई शाखाओं में,
कई शाखाओं में ईरान से अफगानिस्तान पहुंचे, ठीक है, ईरान से बच्चे कई शाखाओं में अफगानिस्तान पहुंचे। अब वो अफगानिस्तान में आकर बस गए, तो जिसको अफगानिस्तान अच्छा लगा वो अफगानिस्तान बस गया। लेकिन देखो बच्चे, होता क्या है कि ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा और इधर देख लो, थोड़ा सा और आगे देख लो, थोड़ा सा और आगे देख लो, तो अफगानिस्तान का क्षेत्र इतना उर्वर नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे देख लो, और आगे देखने के क्रम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आए। और जब ये अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आए तो इनको दिख गया भारत का वो सप्त सेंट्रल प्रदेश, जो सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झीरम, और वहां पर ऑलरेडी पहले से एक सभ्यता के प्रमाण इनको मिले ही होंगे। भाई सिंधु सभ्यता वहां पे पहले से थी, वो पता लगा कि अब उसका पतन हो गया, लेकिन प्रमाण एविडेंसेस तो इनको वहां पर मिले ही होंगे ना इस सभ्यता के। लेकिन उन सभ्यता की बस्ती वगैरह तो लगा होगा कि पहले भाई यहाँ पर कोई रहता था और यही रहने लायक जगह है, तो इसलिए आर्य फिर अफगानिस्तान से एक सप्त सेंट्रल प्रदेश में आकर बस गए। फिर आर्य अफगानिस्तान से कहां पर, सप्त सेंट्रल प्रदेश में आकर बस गए, सप्त सेंट्रल प्रदेश में आकर बस गए। अब इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे? भाई एविडेंस क्या है? ठीक है, तो एविडेंस आप सभी को पता होगा, एक वोगास कोई अभिलेख है, वोगास कोई अभिलेख। ये जो वोगास कोई अभिलेख है ये मिला है एशिया माइनर से, एशिया माइनर मींस टर्की से, एशिया माइनर से, और इस पर 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इस एशिया माइनर से प्राप्त अभिलेख पर 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। एक बहुत पूछा जाता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य, ठीक है, इन 4 वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य का। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान संबंधी प्रश्न है, ठीक है, वो भी डाउट आपका क्लियर हो गया कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? ठीक है, मध्य एशिया है। आर्यों का मूल निवास स्थान भैया जी क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया से वे कई शाखाओं से होती है, ईरान, ईरान से कई शाखाओं से होती है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से वो सब सेंट्रल प्रदेश है। इस बात की पुष्टि भूगोल कोई अभिलेख मतलब एशिया माइनर से जो प्राप्त अभिलेख है उससे होती है। वहां पर 4 वैदिक देवताओं को उल्लेख किया गया है, इंद्र, ठीक है, मित्र, वरुण और नाशत्य का। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें बताई। अब एक सवाल पैदा होता है, देखो आप भी सोच रहे होंगे, बड़ा स्वाभाविक है, ठीक है, आप सोच ही रहे होंगे कि साहब ये बोगास कोई अभिलेख जहां पर 4 वैदिक देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, इनका उल्लेख मिलता है, तो इससे ये बात कैसे प्रूव हो जाती है कि अरे मध्य एशिया के मूल निवासी थे? तो मैं पहले पानी पीऊं फिर बताऊंगा। तो इस बात की पुष्टि कैसे हो जाती है कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप अभी जो है ना, देखो आपकी एलटी ग्रेड में नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छी, एक कोई मेरी छोटी बहन, उसकी एलटी ग्रेड में नौकरी लगी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और इसी बिहाफ पे एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, ठीक है, आपकी शादी हो गई, और फिर पता चला कि आपके पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अमेरिका बेस्ड किसी एक कंपनी में उनकी जॉब लग गई, जो सपना था उनका कि शायद इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए तो मजे आ जाए। तो फिर आपको चलो ठीक है कि भाई पति की खुशी में हमारी खुशी, हमें तो पति के साथ ही रहना है, आप भी अपनी नौकरी छोड़ के अमेरिका चले गए। जब मेरी प्यारी बहन तुम अमेरिका जाओगे, तो जिन देवी देवताओं की तुम भारत में पूजा कर रहे थे, जैसे आप सोमवार को भोले जी को, शिव जी को पूजते होंगे, मंगलवार को हनुमान जी को, बृहस्पतिवार को आप, ठीक है ना, अपने किसी भी गुरु जिनको आप आराध्य मानते होंगे, तो कान्हा जी को, जिनको भी आप उनको अपने साथ तो लेके जाएंगे ना अमेरिका, वो लेके जाएंगे ना, और जब साथ लेकर जाएंगे तो वहां पर उनकी पूजा करेंगे। अब फिर मान के चलिए कि अमेरिका में ठीक है बहुत बड़ी तबाही आ जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, है ना, और फिर वहां पर आगे चलकर उत्खनन हो किसी एक घर से, मतलब वो आप ही का घर था, ईश्वर नगर ऐसा हो, लेकिन वो आप ही का घर था, आप ही के घर से भोले जी की, शिव जी की, ठीक है, कृष्ण जी की, और सब तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकली, तो क्या अनुमान लगाया जाता होगा? ये अनुमान लगाया गया होगा कि यहाँ पे जो घर था, इस घर के लोग शायद हिंदू रहे होंगे, क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे। मतलब जब आर्य बच्चे मध्य एशिया से भारत में आए, तो भारत जब वे आए तो अपने साथ वे अपने देवताओं को भी लेकर आए, ठीक, उन देवताओं की स्तुति, ठीक है, जिनकी वह मध्य एशिया में करते थे, बड़ा स्वाभाविक है कि वे भारत में भी उनकी स्तुति करेंगे, तो इसलिए इस बात से ठीक है पुष्टि हो जाती है। अब हम बेटा सबसे पहले बात करेंगे वेदों में सबसे प्राचीनतम, सबसे विशालतम ऋग्वेद के बारे में, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में चाय खत्म कर लूंगा अपनी, प्लीज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो। अरे मध्य एशिया के मूल निवासी थे बच्चे, ठीक है, इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर एक विद्वान जिसने वैदिक संस्कृति पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया, उसने इसको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया कि इसने बार बार कहा कि अरे भाई मध्य एशिया के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के मूल, ठीक है। आप पता क्या करो, बस एक बार आप रिवीजन करो, बस एक बार जितना भी पढ़ा है एक बार रिवीजन, जैसे ठीक है, अब मैं बिल्कुल पहली स्लाइड से चल रहा हूं, देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, वैदिक संस्कृति, ठीक है, क्यों वैदिक संस्कृति कहते हैं? क्योंकि इस काल के विषय में हमें जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। अब इस काल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है, तो इसलिए इसको वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? आपसे पूछा जाए वेद, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब कोई भी आपसे पूछे, आप कहेंगे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद क्या है, तो आप फटाक से मुंह पे बोलेंगे कि भाई ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म से प्राप्त ज्ञान, आरण्यक का मतलब होता है जो लोग जंगल में रहे हैं और जंगल में रहकर जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो किताबें लिखी हैं वो आरण्यक, और उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया हो उसको क्या कहेंगे? उपनिषद। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया हो उसको क्या कहेंगे हम बच्चे? उपनिषद कहेंगे, ठीक है। और फिर वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। शुरुआत में केवल 3 ही वेद माने गए, अब और आगे बढ़ जाओ, शुरुआत में केवल 3 ही वेद माने गए, तो इनको क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चे? वेदत्रयी, क्योंकि अथर्ववेद को वेद मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें जादू है, टोना है, ये सब है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चल के विद्वानों ने कह दिया कि चलो भाई ठीक है, अथर्ववेद को भी अब वेद मान लो, तो अब वेद क्या हो गए? वेदत्रयी से बेटा चातुष्टय हो गए। अब वेदत्रयी से मेरे प्यारे बाबू क्या हो गए? मेरे प्यारे छोटे गुड्डा गुड़िया क्या हो गए? वो चातुष्टय हो गए। वेदत्रयी से अब वेदों 4 हो गए, ठीक है। आर्य संस्कृति के प्रणेता, ठीक है, देखो इस संस्कृति के प्रणेता आर्य थे, इस संस्कृति के प्रणेता आर्य थे, इसलिए इसको आर्य संस्कृति भी कहते हैं, और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, आदरणीय, ठीक है। चलिए अब हम इसको 2 भागों में बांटते हैं आर्य संस्कृति को, पूर्व वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। पूर्व वैदिक संस्कृति का प्रमुख व्यवसाय क्या था? भौगोलिक प्रदेश, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बोलो बेटा आप सभी को याद हुई। फिर वैदिक साहित्यों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। देखो बच्चे, किसी का नाम श्रुति होगा तो पूछना कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, तो नाम का अर्थ होता है सुनना। श्रुति का मतलब होता है मतलब ऐसा ग्रंथ जो सीधे परमात्मा से सुना गया हो, सीधे परमात्मा से सुना गया हो, और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम आगे बढ़ाया गया हो, ठीक है। गुरु से शिष्य, फिर उसके बाद उनका शिष्य, फिर उनके शिष्य,
परमात्मा से सुना गया हो, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर उसको आगे बढ़ाया गया हो, संरक्षित रखा गया हो, फिर बाद में कभी जाके लिख लिया हो, तो इसलिए हम इसको वैदिक साहित्य कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, और वैदिक साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये शामिल होते हैं, ठीक है? इनके क्या अर्थ हैं, ये अर्थ भी मैंने प्यारे बच्चे आपको समझा दिया। कोई डाउट किसी को, किसी भी तरह का बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? याद हुआ बिल्कुल? ठीक है, जी हाँ सर, सारी चीजें याद हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे। वेदों को अपरुषेय भी कहा जाता है, मतलब अपरुषेय क्यों? वाई? कि भैया पुरुष ने इनकी रचना नहीं की, इसलिए राजा राम मोहन राय जो है, ठीक है, वो इस बात के घोर विरोधी है कि वेद अपरुषेय हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि वेदों की रचना पुरुष ने ना की हो। ये कहानी इसलिए गढ़ दी गई होगी क्योंकि हमारी उस पर मान्यता हो जाए, ठीक है? हम उसे मान लें, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, ठीक है? चुपचाप हम उसको फॉलो करें। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है, इनको संहिता भी कहा जाता है ना? मैंने क्या बोला बच्चे, इनको संहिता क्यों? क्योंकि इसमें मंत्रों का उल्लेख है। मंत्रों का उल्लेख होने के कारण इनको संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है? और इनकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे भैया? इनकी संख्या 4 है। ये 4 यार सबसे पुराना इसमें से ऋग्वेद है। चलिए, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ब्रह्म से प्राप्त ज्ञान ब्राह्मण है, इनमें कर्मकांड है। ये बस ये ध्यान रखना है, ब्राह्मण में कर्मकांड है, ठीक है? आरण्यक में बच्चे उपासना है और उपनिषद में ज्ञानपरक व्याख्या है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं। आगे चलो आप, ठीक है? आगे आर्यों का मूल निवास स्थान, इसको भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में मैं एक-एक पॉइंट बताता हूं फिर लिखूंगा। सबसे प्राचीनतम है और पूरे वैदिक साहित्य में सबसे विशालतम है। ऋग्वेद का मतलब होता है बच्चे ऋक से संबंधित, मतलब ऐसा वेद जो ऋचाओं से संबंधित हो। ऋचा मींस मंत्रों से संबंधित हो और सारे मंत्र जो हैं वो छंदबद्ध हैं। छंद आप समझते हो? छंद, ठीक है? छंद का मतलब होता है कि भाई जिसे जिसमें मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है, जिसमें मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है, तो जब पढ़ा जाता है, ठीक है, तो छंदों को जब पढ़ा जाएगा तो उसमें एक लय होगी, उसमें एक सुर होगा, उसका एक क्रम होगा, ठीक है? तो ये ऋग्वेद मींस ऋकः, मतलब ऋचाओं से संबंधित। और वो जो ऋचा है वो कैसी है? छंदबद्ध है। और टोटल ऋग्वेद में छंदों की संख्या कितनी है? सब आप कहेंगे 14 छंद है, ठीक है? अब उन्हीं 14 छंदों में से आप 13 छंद भूल जाओ। उन्हीं 14 छंदों में से एक छंद है जिसका नाम है गायत्री छंद। जी हाँ, गायत्री छंद। और उस गायत्री छंद में भगवान सूर्य सवित्र मंत्र, और वो सवित्र मंत्र यही है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मूर्ख लोग, ठीक है, इस गायत्री छंद में लिखे हुए सवित्र मंत्र को गायत्री मंत्र कहने लगे। आज आप किसी से कहोगे गायत्री, वो तुम्हें थप्पड़ मार देगा, वो कहेगा गायत्री मंत्र है। तुम कहोगे मंत्र गायत्री नहीं है, छंद गायत्री है। ऋग्वेद में टोटल 14 छंद हैं, उन 14 छंदों में से एक छंद है, इस मंत्र का नाम सवित्र मंत्र है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। वो कहेगा आगे यहाँ से। ऐसा ही होता है बच्चे। जो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है ना, उसके साथ समाज ऐसा ही व्यवहार करता है। तो ये हुआ है क्लियर। अच्छा, अब ऋग्वेद में क्या है? मंडल है, ठीक कुछ इस तरह से बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऋग्वेद में, ठीक है, मंडल है, ठीक है? ऋग्वेद में मंडल के अंदर अनुवाक है, अनुवाक के अंदर सूक्त है और सूक्त के अंदर ऋचाएं हैं, ठीक है? अनुवाक तो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, आपने सूक्त जरूर सुना होगा, ठीक है? अनुवाक नहीं सुने होंगे, ठीक है? ऋग्वेद तो पहले मैं लिख देता हूँ। ऋग्वेद मींस बच्चे ऋकः, ऋकः मतलब ऐसा वेद जो ऋचाओं से संबंधित हो। मेरे प्यारे बाबू बोलो, ऐसा वेद जो ऋचाओं से संबंधित हो, उसको क्या बोलेंगे? ऋग्वेद बोलेंगे। ऋचाओं से संबंधित वेद को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। मतलब ऐसा वेद जो ऋचाओं से संबंधित है, दैट इज कॉल्ड ऋग्वेद, उसको ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है? ऋचाएं कैसी हैं? आप कहेंगे छंदोबद्ध हैं, छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में श्रोत हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एस्टेरिक लगाओ। ऋग्वेद में श्रोत हैं और श्रोत के साथ साथ क्या है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, श्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद में, ठीक है? चलिए, टोटल कितने छंद हैं भाई? 14 छंद हैं। 14 में से 13 आपको भूल जाना है। केवल एक ध्यान रखना है आपको कि गायत्री छंद है, ठीक है? और उस गायत्री छंद में एक बहुत प्रसिद्ध सवित्र मंत्र है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? उसमें सवित्र मंत्र है, ठीक है? इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, अब ऋग्वेद में इधर देखो, ये जो सबसे बड़ा है ये है ऋग्वेद में मंडल। मंडल की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में 10 मंडल है। बोलो मेरे साथ, ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। फिर इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है अनुवाक, ठीक है? ऋग्वेद में टोटल 85 अनुवाक हैं। टोटल कितने अनुवाक है मेरे प्यारे बच्चे? 85 अनुवाक, ठीक है? जैसे आपने नहीं देखा आपके पास किताब होती है तो किताब में के अंदर टॉपिक होते हैं, टॉपिक की हेडिंग होती है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होती है, ठीक वैसे ही, ठीक है? ठीक वैसे एज इट इज 10 मंडल 85 अनुवाक। इसमें 10 अनुवाक, हाँ 85 अनुवाक के बाद फिर हो गया सूक्त, ठीक है? सूक्त, और सूक्तों की संख्या 1028 है। 1028 और बोला जाता है इस 1028 में, ठीक है ना? 1028 में 11 सूक्त जो है वो वाल्मीकि लिखे हैं। अच्छा, अब ये जो 11 सूक्त वाल्मीकि लिखे हैं, ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलते हैं? तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी नहीं, ठीक है? आगे बताऊंगा। तो 11 सूक्त वाल्मीकि लिखे हैं, फिर आगे आप चलेंगे बच्चे, आगे, और फिर आगे भैया जी ऋचाएं। ऋचाएं मींस मंत्र, ऋचाएं मींस बच्चे क्या? मंत्र। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580, 10,580। ये है पूरा एक ऋग्वेद का पैटर्न। आप देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो। ऋग्वेद एक ऋकः, ठीक है, मतलब ऋचाओं से संबंधित वेद है, छंदोबद्ध ऋचाएं हैं और इनमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। टोटल छंदों की संख्या 14 है, जिसमें से गायत्री छंद मेरे प्यारे बाबू, और गायत्री छंद में सवित्र मंत्र है। और सवित्र मंत्र कौन सा भैया? आप लिख लेंगे, ठीक है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है? चलो मैं लिख देता हूं, आप बोल रहे हैं तो। बेटा ये जो 11 सूक्त हैं, ये 8वें मंडल में मिलते हैं। जो 11 सूक्त बाल के जो बाद में जोड़े गए हैं, ये ऋग्वेद के 8वें मंडल से लिए गए हैं। 8वां मंडल, 8वें मंडल को प्रज्ञात मंडल कहते हैं। 8वें मंडल को बेटा क्या कहते हैं? प्रज्ञात मंडल बोलते हैं। 8वां मंडल, ठीक है? चलो, ऋग्वेद ऋचाओं से संबंधित छंदोबद्ध ऋचाएं, श्रुति एवं प्रार्थनाएं, अच्छा, अब ऋग्वेद का जो पाठ करता ऋषि है, भाई ऋग्वेद का पाठ कौन करेगा? कोई ऋषि जी तो होंगे जो ऋग्वेद का पाठ करेंगे, ठीक है? तो जो भी ऋग्वेद का पाठ करे, जैसे अगर मैं ऋग्वेद में कंठस्थ हूं तो मैं पाठ करूंगा, आप हो तो आप पाठ करेंगे। तो पाठ करता ऋषि को होत्र या होता कहते थे। क्या कहते थे? होत्र या होता। इसलिए इसको ऋग्वेद को होत्र वेद भी कहा जाता है, मतलब होत्र के द्वारा पाठ किया जाता है। होत्र के द्वारा पाठ किए जाने के कारण ऋग्वेद को होत्र या होता वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र या होता वेद भी कहा जाता है ऋग्वेद को। ये बेसिक सी बातें हैं। 10 मंडल है, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त में से 11 सूक्त वाल्मीकि लिखे हैं, जो बाद में जोड़े गए हैं और वे ऋग्वेद के 8वें मंडल से लिए गए हैं, ठीक है? क्लियर है? अब आगे आएंगे, ठीक है? आगे आने के क्रम में बच्चे अब आप समझेंगे। देखो, ऋग्वेद का पहला, लेकिन नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसे बनाने बैठूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बस मैं यहीं पर एक लिस्ट बना देता हूँ इस तरह से, अलग अलग बनाने बैठूंगा। देखो बच्चे, ऋग्वेद का ये मैंने लिख दिया पहला, ये मैंने लिख दिया दूसरा, ये मैंने लिख दिया तीसरा, ये मैंने लिख दिया चौथा, ये लिख दिया मैंने 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? आप
कहेंगे ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है, ठीक है ना? हम सब जानते हैं 10 मंडल है। ऋग्वेद के जो बच्चे पहले और 10वें मंडल है, फर्स्ट एंड द लास्ट मंडल, पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद का छेपक बोला जाता है। छेपक का मतलब होता है कि ऐसा मंडल जो बाद में लिखा गया हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 10वें मंडल की बहुत आलोचना की है। उन्होंने कहा ये तो बाद में लिखा गया। अच्छा कैसे प्रूव हुआ कि ऋग्वेद का जो सबसे लास्ट मंडल है बाद में लिखा गया है, 10वां मंडल और पहला मंडल सबसे बाद में? क्यों? क्योंकि इसकी जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत नहीं है, लिखावट वैसी नहीं है, ठीक है? और विषय वस्तु भी वैसी नहीं है। जैसे आप होता है ना कि आपने कोई एप्लीकेशन लिखी और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपने मिस कर दिया, तो आप उसे बेशक उसी कलर के पेन से और उसी तरह से लिखो, लेकिन फिर भी वो राइटिंग में मिसमैच हो ही जाता है। आपने महसूस किया होगा, क्योंकि जब राइटिंग एक रिदम में चलती है तो ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल छेपक माने जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद के सबसे बड़े मंडल ये दोनों हैं। ऋग्वेद के सबसे बड़े मंडल हैं ये दोनों, पहले और 10वें मंडल, जिसमें ठीक है, क्योंकि मंडलों के अंदर क्या है, सूक्त है, तो इसमें सूक्तों की संख्या 191 मतलब मोटा-मोटा 1028 में से अकेले 400 सूक्त, भाई 191 मतलब कितने हो गए? 382 383 सूक्त हो गए, ठीक है साहब? तो अकेले 400 लगभग 400 सूक्त ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल में है, ठीक है? पहले और 10वें मंडल में। अब आप सबसे पहले पहले मंडल पर चलेंगे। जो पहला मंडल है ऋग्वेद का, उसकी रचना कानवंशी ऋषि ने की है। मतलब वंश होते हैं जैसे भरद्वाज वंश, वशिष्ठ वंश, भरद्वाज ऐसे करके। तो जो कानवंशी ऋषि हैं, कानवंशी ऋषियों ने ऋग्वेद के पहले मंडल की रचना की है। मैं फिर से बोलता हूँ, कानवंशी ऋषियों ने एक ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना की है, बस इतना, ठीक है? और ऋग्वेद के पहले मंडल में सूक्तों की संख्या 111 है। अब ऋग्वेद का दूसरे से लेकर 7वां मंडल, 1 2 3 4 5 6 टोटल दूसरे से 7वां मंडल। फिर दूसरे से लेकर 7वें मंडल की रचना बच्चे एक ही वंश के, एक ही कुल के, एक ही गोत्र के ऋषियों ने की है। इसलिए टोटल इन 6 मंडलों को आप गोत्र मंडल, कुल मंडल, वंश मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही गोत्र के कुल अथवा ऋषियों ने दूसरे से लेकर और टोटल 7वें मंडल तक की रचना की है। दैट्स व्हाई इनको, ठीक है? तो ऋग्वेद का पहला मंडल, ठीक है, छेपक है, छेपक है। सर्वाधिक सूक्त है, मतलब सर्वाधिक का मतलब 10वें मंडल के बराबर है। सर्वाधिक सूक्त है, बोलो बच्चे कितने? 191, ठीक है? 191। और रचना किसने की है पहले मंडल की? आप लिखेंगे कानवंशी ऋषि ने। रचना किसने की है? तो रचना की है कानवंशी ऋषि ने। रचना किसने की है? कानवंशी ऋषि ने रचना। छोटा कर देता हूँ बच्चे, है ना? अच्छा, अब दूसरे से लेके 7वां मंडल, ऐसे करो बच्चे, फिर दूसरे से लेके आओ और 7वां, ओ 7वां, दूसरे से 7वां, ठीक है? 7 थोड़ा-सा छोटा कर दो, दूसरे से लेके 7वां, ठीक है? ये बच्चे इस मंडल की, दूसरे से लेके 7वें मंडल की रचना, ठीक है, एक ही वंश अथवा कुल के ऋषियों ने की है। एक ही वंश ऑब्लिक कुल के ऋषियों ने की है। कुल के ऋषियों ने की है, ठीक है? अब चूंकि एक ही वंश कुल के ऋषियों ने की है, इसलिए इसको कुल मंडल, क्योंकि बच्चे एक ही कुल के ऋषियों ने किया है, इसलिए कुल मंडल, वंश मंडल, गोत्र मंडल, ठीक है? इनके नाम से भी जाना जाता है। एक ही गोत्र के, एक ही कुल के ऋषि हैं। अच्छा, अब उन ऋषियों के नाम क्या है बच्चे? ठीक है, जैसे दूसरा मंडल जो है वो ऋषि गत्समद ने, गत्समद। तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र ने, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ऋषि विश्वामित्र ने। चौथा मंडल ऋषि वामदेव ने। पांचवा मंडल ऋषि अत्रि ने। छठवां मंडल ऋषि भरद्वाज ने। छठवां मंडल ऋषि भारद्वाज ने। और 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है 7वां मंडल। और ये ठीक ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गस्मत, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, ये एक ही गोत्र के हैं। लिटरली ये बच्चे एक ही गोत्र के हैं, एक ही कुल के हैं। ठीक है, चलिए अब जो बेटा आपका गायत्री मंत्र है वो इसी में है, गायत्री मंत्र। ओ देखो मैंने भी गलत कह दिया, गायत्री छंद इसी में है। वो गायत्री छंद जिसका क्या है? पवित्र मंत्र है, पवित्र मंत्र है, वो इसी में है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई पूरा का पूरा तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा, पूरा का पूरा तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा, तो कोई भी आपसे पूछ ले कि बाबू एक बात बताओ, हाँ तो आप कहेंगे जी हाँ पूछो, कि ये जो गायत्री छंद, मतलब ये जो गायत्री मंत्र है वो आपसे ये पूछेगा गायत्री मंत्र किसने लिखा? आप कहेंगे जी विश्वामित्र ने लिखा गायत्री मंत्र। चौथा मंडल ऋषि वामदेव ने, पांचवां अत्रि ने, छठा भरद्वाज ने, सातवां एक परशुराम ने। अब ये जो 7वां मंडल है ना, इसी 7वें मंडल में बचे दशराग युद्ध का वर्णन है। ये जो 7वां मंडल है इसी में दशराग युद्ध का वर्णन है। आप कहेंगे साहब ये क्या है? दशराग युद्ध, इसमें दशराग युद्ध का वर्णन है। आइए थोड़ा सा यहाँ ले चलते हैं आपको, और दशराग युद्ध हम यहाँ पर बताएंगे। इसमें क्या है कि एक तरफ राजा तुषदास है जो भरतजन के राजा है, और दूसरी तरफ है वर्सेस 10 राजा। ठीक है, ये राजा सुदास भरतजन के राजा है, 10 राजा है। ठीक है, इन 10 राजाओं का नेतृत्व विश्वामित्र खुद कर रहे हैं, क्योंकि इनका 10 का नेतृत्व विश्वामित्र खुद कर रहे हैं। विश्वामित्र ने खुद इन 10 राजाओं की कमान संभाली हुई है। बच्चे ये युद्ध जो है ये परुष्णी नदी, परुष्णी नदी मतलब समझ गए बच्चे? परुष्णी मींस रावी, आज की मैं बताऊंगा आगे। एक ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त संख्या 75 में सभी प्रकार की नदियों के बारे में डिस्कशन किया गया। तो परुष्णी मतलब रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ। इसमें जो भरतजन के राजा सुदास हैं वो विजयी हुए, विजयी हुए। और ये जो 10 राजा थे बच्चे संयुक्त रूप से जो विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इनकी पराजय हुई। ठीक है, इस युद्ध को आप परशुनी या रावी नदी का, ठीक है, या 10 राग युद्ध भी कहते हैं। 10 राग युद्ध का मतलब होता है कि 10 राजा एक तरफ और एक अकेला शेर राजा सुदास एक तरफ, इसलिए इसको 10 राग युद्ध। और आपसे पूछा जाए कि 10 राग युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में? आप कहेंगे सर 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। बोलो बच्चे 10 राग युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में? आप ठीक है एकदम ठीक निर्भीक होकर बोलेंगे कि 10 में, ठीक है 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात सब ठीक है, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब 8वां मंडल मैंने नहीं लिखा, 9वां मंडल की भी रचनाकार मैंने नहीं लिखे, और 10वें मंडल की भी मैंने नहीं लिखे। ठीक है, अब आप समझना, ये जो 8वां मंडल है रचना की है कान और अंग्रवंशी 2 ऋषियों ने। आपको पता है कान वंश के ऋषियों ने तो पहले मंडल की भी रचना की है, लेकिन अंग्रवंश के ऋषियों ने भी, ठीक है, इसमें सहयोग दिया है। कान प्लस अंग्रवंश के ऋषियों ने सहयोग दिया है। 8वां जो मंडल है बच्चे, इसको आप प्रज्ञात मंडल बोलते हैं, प्रज्ञात मंडल। 8वें मंडल को प्रज्ञात मंडल बोलते हैं। ठीक है, इसी में वो बाल किले के 11 सूक्त मिलते हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। बाल किले के 11 सूक्त इसी में मिलते हैं बच्चे जो बाद में जोड़े गए हैं। वो जो एल्ट्रेट वाला मेरा भैया था वो गुस्सा तो नहीं हुआ? मेरे प्यारे बच्चे ठीक है, पहले पढ़ो फिर देखो, ठीक है क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो
ठीक है, नवमंडल। अब नवमंडल जो है इसको सोम मंडल, मतलब ये सोम देवता को समर्पित है, ठीक, सोम देवता को समर्पित है और इसकी रचना ऋषि कश्यप ने की है। कश्यप ने की है, ये सोम देवता को समर्पित है, सोम देव को समर्पित है, समर्पित, जो कि वनस्पतियों के देवता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, जो कि वनस्पतियों के देवता है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये नवमंडल है। ठीक है, ये सोमदेव को समर्पित है, मंडल सोम देवता को समर्पित है और ऋषि कश्यप ने इसकी रचना की है। और 10वां मंडल फिर से आ गया और इसको चेपक कहा जाता है, चेपक। ठीक है, 10वें मंडल को, एक एक मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया विस्तार से, लेकिन हाँ ठीक है बच्चे, 10वें मंडल को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना है। 10वां मंडल बच्चे, इसमें पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक, पुरुष सूक्त क्या है? वही है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा जी की जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। बात समझ में आ रही है? तो ये इसको पुरुष सूक्त बोलेंगे। इसमें नासदी सूक्त है, ये दर्शन की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। नासदी सूक्त है, मतलब सृष्टि की अवस्था का वर्णन है। इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त है, जिसमें सृष्टि की पूर्व अवस्था का वर्णन है, लिखते जाओ, सृष्टि की पूर्व अवस्था का वर्णन है। इसके बाद इसमें विवाह सूक्त है, विवाह के प्रकार, विवाह कैसा होना चाहिए, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, विवाह के सारे प्रकार आपको बताऊंगा, विवाह सूक्त है। और इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका नदी सूक्त है, मतलब जो नदियों की जानकारी मिलती है ना, हमें वो बेटा नदियों की जानकारी इसी से मिलती है, तो इसमें नदी सूक्त भी है, इसमें नदी सूक्त भी है 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल, हाँ 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 बच्चे, 10वें मंडल को किसने लिखा है? बिल्कुल सही पूछा आपने बच्चे, 10वें मंडल को लिखा है ऋषि भृगु या भरत ने। आप कुछ भी बोल दीजिए, ऋषि भृगु या भरत, उन्होंने इसकी रचना की है, ऋषि भृगु या भरत ने। पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त मतलब बच्चे भाई ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी की भुजाओं से, ब्रह्मा जी की जांघों से पुरुष सूक्त है। नासदी सूक्त है, देख बच्चे क्या है नासदी सूक्त है, मतलब नासदी सूक्त में सृष्टि की पूर्व अवस्था का वर्णन है। देखो नासदी सूक्त में क्या है, सृष्टि की पूर्व अवस्था का वर्णन है। मैं लिख देता हूं, तुम लोग नहीं लिखोगे, मुझे पता है। नासदी सूक्त में सृष्टि की पूर्व अवस्था का वर्णन है, सृष्टि की पूर्व अवस्था। फिर हिरण्यगर्भ सूक्त है बच्चे, इसमें ठीक है ईश्वर का प्रजापति के रूप में वर्णन है, ईश्वर का प्रजापति के रूप में वर्णन है, प्रजापति के रूप में वर्णन है। विवाह सूक्त, इसमें विवाह है बच्चे, विवाह का वर्णन है। और नदी सूक्त में नदियों की चर्चा की गई है, नदी सूक्त में नदियों की चर्चा। अब नदियों की चर्चा की गई है तो जरा सुन लो भैया, नदियों को भी, क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है। नदी सूक्त को मैं यहीं पर लिख देता हूँ, जो भी मेमोरेबल पॉइंट है, जो भी याद करने पॉइंट है। नदी सूक्त देखो, नदी सूक्त में बोला है कि सर्वाधिक जो जिक्र किया है जिस नदी का, सर्वाधिक उल्लेख किया है वह सिंधु है। पूछा जाए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है, आप कहेंगे सिंधु, इंडस रिवर। लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना है? ओहो, लेकिन पूछे बच्चे क्या सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना है? तुरंत जवाब पलट जाएगा, सरस्वती को। पवित्र सबसे ज्यादा सरस्वती को माना है, ठीक है भैया, पवित्र सबसे ज्यादा सरस्वती को माना है। बेशक उल्लेख सबसे ज्यादा सिंधु हुआ है, लेकिन सर्वाधिक पवित्र सरस्वती को कहा गया है। और सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा, नदीतमा का मतलब होता है नदियों में श्रेष्ठ। और सिंधु माता, देखो सिंधु माता से आप ये मत सोच लेना कि सिंधु के लिए है, नहीं, सिंधु माता का यूज सरस्वती के लिए किया गया है। सिंधु माता का मतलब है सभी नदियों की जननी, और नदीतमा का मतलब होता है सभी नदियों में श्रेष्ठ। ये सरस्वती के लिए सबसे पवित्र सरस्वती को माना है, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेख, सबसे उल्लेख सिंधु नदी का किया है। मेरे सभी प्यारे छोटे बहन भाइयों को समझ में आई? क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चे, इसमें देखो सतलुज, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो ठीक है ना, तुमने सही लिखा है ना? हाँ, ये मैं लिख दिया। अब देखो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे लिख दूँ नदी सूक्त में, यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा से देखो, सब लोग देखना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है चलो, ये सब सिंधु की सहायक नदियां है ना। और इन सभी की चर्चा नदी सूक्त के सूक्त संख्या 75 में है, सूक्त संख्या 75 में, लेकिन इन सभी की चर्चा सूक्त संख्या 75 में। अच्छा, अब सतलुज के लिए सतुर्दी शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब सतलुज के लिए सतुर्दी नदी, सतुर्दी। व्यास के लिए विपाश या विपाशा कह दो आप, विपाश। रावी के लिए परशुनी, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, परशुनी रावी के लिए। ठीक है, चिनाब के लिए अस्किनी, और झेलम का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, तो ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भाई किस नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया, ये बहुत पूछे जाता है। अच्छा, अब देखो ऋग्वेद में बच्चे यमुना का उल्लेख केवल 3 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, और गंगा का तो उससे भी कम हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है। देखो ऐसा क्यों, ठीक है ना, ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में तो बच्चे बहुत हुआ है इनका उल्लेख, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि यमुना का उल्लेख केवल 3 बार है और गंगा का उल्लेख, ठीक है, सबसे कम केवल 1 बार है, केवल 1 बार है। इसका पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बेटा जो वैदिक, पूर्व वैदिक काल का जो आर्य था भाई, पूर्व वैदिक काल का आर्य यहाँ गया ही नहीं था, और जब पूर्व वैदिक काल का आर्य यहाँ गया ही नहीं, तो वो उल्लेख क्यों करेगा जब उसने यूज ही नहीं किया नदियों का, है ना? तो वो यूज ही क्यों, इसका उल्लेख क्यों करेगा? आप अगर किसी के यहाँ गए नहीं तो आपको कैसे पता भैया कि उसका घर अंदर से कैसा दिखता है, किस तरह का इंटीरियर है, किस तरह का फर्नीचर है? ठीक है जी, ओके। मैंने देखो पहले ही बताया था, है ना बच्चे, मैंने पहले ही बताया था कि आप जो भी विषय पढ़ेंगे आप चाहेंगे कि यही कॉम्बिनेशन में बना लो, ठीक है, जो भी विषय आप कोई भी ठीक है कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। आपको अभी पॉलिटी में लग रहा होगा क्योंकि बेटे ये थिंकर चल रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता थिंकर्स में, ठीक है, ये आपको रटने पड़ेंगे, बड़ा स्वाभाविक है थिंकर्स में। लेकिन जैसे ही पॉलिटी बच्चे थिंकर्स के बाद शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था पे जाएगी ना, फिर तुम देखना, फिर तुम्हारा मन करेगा कि पॉलिटी के अलावा मैं और दूसरा कोई भी विषय ना लूं,
फिर तुम्हारा मन करेगा कि आगे भविष्य में मैं पॉलिटिकल साइंस में कुछ और कर लूँ, पीएचडी वगैरह कर लूँ, ग्रेजुएशन मेरी वही रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन में, और फिर मैं आगे फिर नेट वगैरह करूँ, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपका मन करेगा, रहेगा आपका, आपको ठीक है ना, डिटेल में और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है। अब एक एक मंडल आप देखो, सबसे पहले आप इसको बहुत अच्छे से देखो, हर एक मंडल की रचनाकार देखो, ठीक है, और किस मंडल में किस बात का जिक्र किया गया है ये आप देखो, सब कुछ लिखा हुआ है आपका। चलिए जी। हाँ जी, प्रथम मंडल में भी रविकांत 191 है और 10वें मंडल में भी 191 है। ठीक है, मतलब इन दोनों मंडल में सर्वाधिक सूक्त हैं 191 191, और पहले और दूसरे मंडल दोनों को छेपक, सॉरी पहले और 10वें मंडल दोनों को छेपक माना गया है। छेपक का मतलब होता है कि बाद में एक लिखी गई रचना है, उनको छेपक कहा जाएगा। पहले मंडल के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चे कान्ववंशी ऋषि हैं, ठीक है, जिनका वंश कान्व है, तो वो पहले मंडल के रचनाकार है, कान्ववंशी ऋषि। ठीक है, अब ये बताओ सब लोग, जैसे मन्नू चौबे हैं, ठीक है, सोनम है, सोनम कह रही है बहुत शानदार क्लास, और ठीक है ना, विशी वर्मा जी कह रही हैं ये सब मंडल को प्लीज स्पीड में, बेटा ये सारे मंडल आपके हैं तो सही। ठीक है, पहला मंडल रचना कानवंशी ऋषि ने की है, छेपक माना जाता है क्योंकि बाद में लिखी हुई रचना, लेकिन सर्वाधिक सूक्त 191। दूसरे से लेकर 7वें मंडल की रचना एक ही, ठीक है, वंश के एक ही कुल के ऋषियों ने की है, इसलिए इसको कुल मंडल, वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही कुल के ऋषि एवं मुनियों ने ठीक है इसकी रचना की है, इसलिए इसको कुल मंडल, एक वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल भी कहा जाता है। कुल मंडल, वंश मंडल एवं गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरे मंडल के रचनाकार ऋषि गृष्मत है, तीसरे मंडल के रचनाकार ऋषि विश्वामित्र है, तीसरे मंडल में ही आपको गायत्री छंद में सवित्र मंत्र मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। चौथे मंडल के रचनाकार ऋषि वामदेव है, पांचवें मंडल के रचनाकार ऋषि अत्रि है बच्चे, पांचवें मंडल के रचनाकार ऋषि अत्रि है, ऋषि अत्रि ने पांचवां मंडल लिखा है। फिर छठवें मंडल के रचनाकार ऋषि भरद्वाज है, सातवें मंडल के रचनाकार ऋषि वशिष्ठ है, सातवें मंडल में 10 युद्ध है, 10 युद्ध के बारे में बताया मैंने, ये परशुनी रावी नदी के तट पर लगाया गया था, राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 राजा थे, 10 राजाओं का प्रतिनिधित्व विश्वामित्र कर रहे थे, बेटा 10 के 10 राजा हारे। ठीक है, फिर कानवंशी ऋषि और अंगवंशी ऋषियों ने 8वां मंडल लिखा है, इसको प्रज्ञात मंडल कहा जाता है, और इसी में बल्कि 11 सूक्त थे जो बाद में जुड़े गए, इस तरह से सूक्तों की संख्या 1028 हुई। नवम मंडल ऋषि कश्यप ने जोड़ा, जो कि सोमदेव को समर्पित है, और 10वां मंडल एक में 191 सूक्त हैं। ठीक है, 10वें मंडल कोई भी छेपक। अब फिर मैंने बताया कि 10वें मंडल में क्या क्या है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, नासदी, हिरण्यगर्भ, विवाह और नदी सूक्त है। पुरुष सूक्त में तो आप सभी को पता है व्यवस्था का, एक पुरुष सूक्त है बच्चे, वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि भाई वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। नासदी सूक्त में सृष्टि की पूर्व अवस्था का वर्णन है, नासदी सूक्त में हिरण्यगर्भ में ईश्वर का प्रजापति के रूप में, ठीक है, प्रजापति कौन है, जो संसार को चलाता है, तो संसार के नियामक प्रजापति के रूप में वर्णन है। विवाह सूक्त में विवाह, नदी सूक्त में नदियों के बारे में जानकारी दे रखी है। सबसे कम उल्लेख केवल गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी, ये बात सभी को समझ में आई। चलिए हम थोड़ा-सा और आज बढ़ सकते थे, ठीक है, आज हम यजुर्वेद कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कल हम यजुर्वेद को पढ़ेंगे बच्चे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, इन सबको कल हम खत्म करेंगे। फिर ठीक है, इन वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, बड़ा स्वाभाविक है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हमें क्लियर करना है। ठीक है, चलिए, है ना? ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। बस एक लास्ट बात मैं आपको बता के जा रहा हूँ, आप इनको याद कर लेना। एक तरफ है आप लिखेंगे वेद, दूसरी तरफ है वेदों से संबंधित उपवेद, ठीक है, वेद, वेदों से संबंधित उपवेद, और तीसरी तरफ है उपवेद के रचनाकार, उपवेद के रचनाकार। एक बच्चा है, ठीक है, जिसका कमेंट मैंने देखा था, मैं उसका ज्योति नाम है या क्या है? जी, ठीक है? तो वेद, उपवेद और रचनाकार, ज़रा देखो। आप पीवाईक्यूज़ लगाओ, ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर्स के जो पीवाईक्यूज़ आपके पास हों, ठीक है बच्चे? और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पॉलिटिकल थिंकर के पीवाईक्यूज़ दे दीजिएगा। ठीक है, देखो, ठीक है, सब लोग हैं क्लास में? हाँ, कुछ लोग कम हुए हैं। देखो, ये बच्चे मैं आपकी क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है, देखो 7409919906, ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है? कोई कॉल नहीं करेगा, नंबर फर्स्ट, ठीक है? केवल आपको कोई भी सवाल पूछना है या आपको पीवाईक्यूज़ देने हैं कि सर आप पॉलिटिकल थिंकर के पीवाईक्यूज़ ये देख लो, ठीक है ना? इन्हें आप करा देना, या फिर सर आप जो ना आप वैदिक सभ्यता के एक दिन पीवाईक्यूज़ करा दो, ये जो मतलब जो भी आपको बात करनी है, आप व्हाट्सएप करेंगे, प्लीज़ कोई कॉल नहीं करेंगे, आप मेरे नाम से इस नंबर को सेव कर लेंगे। और जब भी आप जो है ना अपना भी, ठीक है, हाय हेलो भेजेंगे, तो आप अपना नाम, ठीक है, जब डाउट हो नाम और अपने शहर का नाम, बस केवल 2 चीज़ें, और अपना डाउट, जो भी आपको डाउट हो, ठीक है? हालाँकि डाउट के लिए हमारा ग्रुप है, अब लेकिन चूँकि पर्सनली जो है ना आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए मैंने बोल दिया। अब वेद, उपवेद और रचनाकार, जैसे वेद है आपका ऋग्वेद, तो भाई ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऐसी वेद है आपका ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? रचनाकार कौन है? यजुर्वेद के बाद है फिर आपका सामवेद बचे, ठीक है? सामवेद इन सब के बारे में बताना है। सामवेद जो है ना आपका संगीत की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम कोई भी ग्रंथ है, ठीक है? जिसमें गा जाने वाले पदों के बारे में ठीक है? और उसके बाद फिर अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। अब देखो ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आपको मिलेगा आयुर्वेद।
बोलो ऋग्वेद का उपवेद क्या मिलेगा? ऋग्वेद के उपवेद का नाम होगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसको हम कहेंगे ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद। और आयुर्वेद के जो रचनाकार होंगे, ठीक है, उनका नाम होगा ऋषि धन्वंतरी। ठीक है, याद करते चलो साथ साथ, ऋषि धन्वंतरी। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद होगा उसका नाम होगा धनुर्वेद। धनुर्वेद के रचनाकार होंगे ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र धनुर्वेद के रचनाकार। सामवेद का गंधर्व वेद होगा, जो उपवेद होगा, क्या नाम होगा? गंधर्व वेद, सामवेद का। गंधर्व वेद के रचनाकार होंगे भरत मुनि। ये वही भरत मुनि है बच्चे जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, ठीक है ना। तो शिल्प वेद, जिसमें बच्चे स्थापत्य वास्तुकला के बारे में बात कही है, शिल्प वेद। और इसके रचनाकार होंगे विश्वकर्मा। ऋषि विश्वकर्मा को बच्चे आप सब लोग जानते हैं कि पहला इंजीनियर, उनको भगवान के तौर पर, इंजीनियर्स लोग बकायदा विश्वकर्मा जी को भगवान के तौर पर पूछते हैं। लक्ष्मी जी करिए सब टेस्ट स्टार्ट कीजिए। लक्ष्मी ऐसा करो बेटा, ठीक है, अपने घर पर ले जाओ मुझे, है ना, और घर के जो भी पेंडिंग काम हो, जैसे झाड़ू पोंछा बर्तन, वो करवा लो। जैसे और कुछ काम हो, ठीक है, जैसे कि अगर प्लास्टर छूट रहा है घर पे से या कुछ है तो चिनाई वगैरह का भी काम कर दूंगा। भैंस भैंस हो तो बच्चे फिर मैं जो है ना उनका गोबर फोबर डाल के उनके लिए जो है ना सानी पानी करना और उनके लिए चारा काट के लाना, कुटी करना, मेरे प्यारे बच्चे सब काम करवा लो तुम, है ना। ठीक है, ओके, मिलते हैं बेटा पॉलिटिकल थिंकर में, बस 2 मिनट का गैप उसके बाद, ठीक है। और ये सारी बातें ये आपको याद करना है, ये जितना भी मैंने आपको बताया